शिवराज योगी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका गोपन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अब तक की जो क्लास थी उसमें अपन ने कोशिका के विभिन्न अंगों यानी कोशिकांगों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और आज की जो अपनी क्लास है उसमें हम कोशिका विभाजन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कोशिका विभाजन यानी कि कोशिका का बंटवारा। और दोस्तों, कोशिका विभाजन के कारण ही कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में जीव का जो प्राणी का जो शरीर होता है उसमें वृद्धि होती है। तो कोशिका विभाजन की बात करें दोस्तों, तो कोशिका विभाजन के बारे में सबसे पहले सर्वप्रथम जानकारी देने वाले जो वैज्ञानिक है उनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। दोस्तों, इन्होंने जो कोशिका का आधुनिक सिद्धांत दिया था, कोशिका के आधुनिक सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती यानी कि पूर्व विद्यमान कोशिकाओं के विभाजन के परिणाम स्वरूप ही होता है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा कोशिका विभाजन, तो इसमें अपन देखेंगे कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कैसे होती है, किस प्रकार से ये जीवों में संपन्न होता है। तो दोस्तों, जीवों में कोशिका विभाजन 3 प्रकार का पाया जाता है। 3 प्रकार से कौन कौन से? सबसे पहले असूत्री विभाजन। असूत्री। दूसरा विभाजन है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के बाद अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन को पुनः 2 अवस्थाओं में बांटा गया है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड। असूत्री विभाजन। दोस्तों, यहां पे सूत्र का मतलब गुणसूत्रों से है। असूत्री यानी इसमें गुणसूत्रों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये इस प्रकार का जो विभाजन होता है दोस्तों, सरल जीवों में यानी कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, जैसे जीवाणु है, नीलहरित शैवाल है, उनके अंदर असूत्री विभाजन पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई कोशिका है, अब जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें केंद्रक, सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि इसमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं रहती है। तो इसमें जो केंद्रक के पदार्थ होते हैं उनका विभाजन कोशिका द्रव्य के साथ ही हो जाता है, यानी कि इसमें केंद्र का अलग से विभाजन न होकर के कोशिका द्रव्य विभाजन के साथ ही केंद्र का विभाजन हो जाता है। तो इसमें होता है, जीवाणु में होता है और नीलहरित शैवालों में, नीले हरे जो शैवाल है, नीले हरे शैवालों में असूत्री विभाजन पाया जाता है। अब बात करते हैं हम समसूत्री विभाजन की। तो दोस्तों, समसूत्री विभाजन जो है वो कायिक कोशिकाओं में, कायिक कोशिकाओं का मतलब होता है शरीर की कोशिकाओं में पाया जाता है। जो कोशिकाएं शरीर का निर्माण करती है, जैसे अपने मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों की कोशिका है, कंकाल की कोशिकाएं हैं, तो इन प्रकार की कोशिकाओं में समसूत्री, सम का मतलब समान और सूत्री का मतलब गुणसूत्र। तो दोस्तों, अर्थात इनमें जो गुणसूत्र होते हैं, विभाजन के बाद में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। जैसे मान लीजिए कोई कोशिका है, उसमें गुणसूत्र है 2n गुणसूत्र है, तो इससे जो 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 2n। तो समसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्र है वो मात्र कोशिका के समान रहते हैं। और इस प्रकार का विभाजन कायिक कोशिकाओं में, कायिक का मतलब शरीर यानी शरीर का निर्माण करने वाली कोशिकाओं में होता है। अब बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की। तो अर्धसूत्री विभाजन दोस्तों जनन कोशिकाओं में होता है, जनन कोशिकाओं में होता है और इनमें जो कोशिकाओं का निर्माण होता है
जैसे मान लीजिए कोई कोशिका है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या है 2n, तो इनमें जो बनने वाली कोशिकाएं हैं पुत्री कोशिकाएं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों आधी रह जाती है। और चूंकि यह गुणसूत्र ये जो है दो प्रकार का विभाजन होता है, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि दो कोशिकाएं इसमें बनती है, दो कोशिकाएं इसमें बनती है, तो बनने वाली पुत्री कोशिकाओं की संख्या टोटल इसमें 4 होती है दोस्तों। अब बात करते हैं अपन इसकी प्रक्रिया की, किस प्रकार से संपन्न होता है कोशिका विभाजन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में। समसूत्री कोशिका विभाजन। अब दोस्तों जब कोशिका का विभाजन होता है तो विभाजन से कुछ समय पहले, विभाजन के पहले कोशिका विरामावस्था में होती है, यानी कि इंटरफेज अवस्था जिसको अपन बोलते हैं। और उस अवस्था में कोशिका में विभाजन के लिए विभिन्न जो भी एंजाइम प्रोटीन आवश्यक होते हैं उनका संश्लेषण किया जाता है। तो इसके लिए यह एक चक्र के समान संरचना होती है। जैसे मान लीजिए पहले कोशिका विरामावस्था में है, विरामावस्था के बाद में उसका विभाजन होता है और फिर वापस वह विरामावस्था में चली जाती है। तो इस प्रकार से जब कोशिका विभाजन एक अवस्था से वापस उसी अवस्था तक पहुंच जाती है, इसको हम कोशिका चक्र बोलते हैं। और कोशिका चक्र को दोस्तों 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी? सबसे पहले कोशिका होती है विरामावस्था में। जो कोशिका चक्र की पहली अवस्था है विरामावस्था, या जिसको इंटरफेज भी अपन बोलते हैं, इंटरफेज अवस्था, इंटरफेज। कोशिका चक्र की दूसरी जो अवस्था है दोस्तों वो है केंद्रक विभाजन। दूसरी कोशिका चक्र की जो दूसरा पार्ट है उसमें केंद्रक का विभाजन, दूसरी अवस्था में केंद्रक का विभाजन होता है, केंद्रक विभाजन की अवस्था। केंद्रक विभाजन के बाद में जो तीसरी अवस्था होती है वो होती है जीव द्रव्य विभाजन की अवस्था, जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य विभाजन। तो विरामावस्था से चलकर वापस जो कोशिका होती है वो विरामावस्था तक पहुंच जाती है, इसे हम कोशिका चक्र कहते हैं। और कोशिका चक्र को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, इंटरफेज, केंद्रक विभाजन और जीव द्रव्य विभाजन। अब बात करते हैं सबसे पहली अवस्था इंटरफेज की। तो दोस्तों यह सबसे लंबी अवस्था होती है। कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था कौन सी? इंटरफेज यानी कि विरामावस्था। इस अवस्था में दोस्तों कोशिका को जो विभिन्न आवश्यक प्रोटीन है उनका संश्लेषण किया जाता है। तो ये जो विरामावस्था है इसको पुनः 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी? पहली अवस्था है जीवन अवस्था। पहली अवस्था को बोलते हैं अपन जीवन अवस्था या प्रथम वृद्धि प्रावस्था। यह जीवन स्टेज। दूसरी जो अवस्था है उसको हम बोलते हैं एस अवस्था या संश्लेषण। एस फॉर सिंथेटिस और सिंथेसिस को बोलते हैं संश्लेषण। तो इसमें संश्लेषण यानी कि अब्जॉर्ब करना, तो इसमें पदार्थों का यानी कि प्रोटीन और डीएनए का अवशोषण होता है। इसके बाद द्वितीय वृद्धि अवस्था यानी G2 फेज या द्वितीय वृद्धि प्रावस्था। जीवन प्रावस्था में जो कोशिका द्रव्य है उस कोशिका द्रव्य में जो केंद्रक होता है, केंद्रक में गुणसूत्रों जो वो क्रोमेटिन पाए जाते हैं, क्रोमेटिन का जाल होता है, उसमें वृद्धि होती है और वो किसमें बदल जाते हैं दोस्तों? क्रोमोसोम में बदल जाते हैं।
इसके अलावा इसमें डीएनए की जो संश्लेषण अवस्था है उसमें डीएनए का संश्लेषण किया जाता है और डीएनए की प्रतिकृति हो जाती है, इसमें डीएनए दुगना हो जाता है। जीवन अवस्था में कोशिका द्रव्य में वृद्धि होती है जिससे विभाजन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। विरामावस्था में बात करते हैं अपन सबसे पहले जीवन की, प्रथम वर्तिकाल। तो दोस्तों प्रथम वर्तिकाल यह कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है, सबसे लंबी अवस्था। प्रश्न बन सकता है कि कोशिका विभाजन में सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? तो जीवन या प्रथम वर्तिकाल जो अवस्था है वो कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है दोस्तों। इसके बाद ये जो अवस्था है जीवन अवस्था, इसमें आरएनए का संश्लेषण होता है। आरएनए जो राइबोन्यूक्लिक अम्ल है उसका संश्लेषण जीवन अवस्था में किया जाता है। प्रश्न बन सकता है कि कोशिका विभाजन में आरएनए का संश्लेषण किस अवस्था में किया जाता है? तो ये इसके अलावा जो इसमें प्रथम अवस्था है वृद्धिकाल की, इसमें कोशिका के आकार में वृद्धि होती है। कोशिका आकार में वृद्धि। इसके बाद जो दूसरी अवस्था आती है वो आती है संश्लेषण अवस्था या एस स्टेज। संश्लेषण अवस्था, इसको हम एस अवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो इस अवस्था में दोस्तों डीएनए की प्रतिकृति होती है। डीएनए की या डीएनए का द्विगुणन कह सकते हैं हम, जिससे डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। यहाँ पे जो बात ध्यान रखने योग्य है कि यहाँ पे केवल डीएनए में वृद्धि होती है, ना कि गुणसूत्रों में। तो जैसे समझिएगा, मान लीजिए डीएनए है 2C, 2 से डीएनए है, तो इस अवस्था में जो डीएनए कितना हो जाएगा दोस्तों? 4C हो जाएगा। गुणसूत्र 2N है तो गुणसूत्र 2N ही रहेंगे, यानी कि गुणसूत्रों में कोई वृद्धि नहीं होगी। वृद्धि किसमें होगी? डीएनए में होगी। इसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण बात है, यदि कोशिका विभाजन की इस अवस्था को पार कर जाती है, यदि कोई कोशिका है उसमें संश्लेषण की अवस्था पार हो जाती है, एस अवस्था के पार हो जाती है, तो उस कोशिका का विभाजन होना निश्चित होता है। लेकिन मान लीजिए किसी कोशिका में एस अवस्था पूर्ण नहीं हो पाती है, तो फिर वह कोशिका स्थायी हो जाती है, उसमें कभी विभाजन नहीं होता, जिसे हम बोलते हैं G0 स्टेज या G0 अवस्था। इसे स्थायी अवस्था कहा जाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि G0 स्टेज कब आती है? तो G0 स्टेज कब आएगी दोस्तों? जब कोशिका विभाजन की एस अवस्था पूर्ण नहीं हो पाती है। यदि पूर्ण हो जाती है यह अवस्था तो कोशिका का विभाजन हो जाता है, और यदि यह अवस्था पूर्ण नहीं हो पाती है तो फिर वह कोशिका कभी विभाजन नहीं करती है और वो स्थायी हो जाती है। इसके बाद तीसरी अवस्था है द्वितीय वृत्तिकाल या G2 स्टेज। द्वितीय वृत्तिकाल, तो प्रथम वृत्तिकाल में अपन ने देखा कि कोशिका के आकार में वृद्धि होती है, और दोस्तों इसमें केंद्रक के आकार में वृद्धि होती है। ये जो द्वितीय वृत्तिकाल है G2 स्टेज, केंद्रक के आकार में वृद्धि, केंद्र के आकार में वृद्धि होती है, और जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है
इस अवस्था में ट्यूबुलिन प्रोटीन का संश्लेषण कर लिया जाता है। इसके अलावा सेंट्रोसोम का विभाजन इसी अवस्था में होता है। सेंट्रोसोम विभाजित होकर 2 सेंट्रियोल में बदल जाता है और विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगता है। ये जो विरामावस्था है, इसके बाद दोस्तों आती है अपने केंद्रक का विभाजन। अब आती है दूसरी अवस्था कोशिका चक्र की, केंद्रक विभाजन। और केंद्रक विभाजन को पुनः 4 अवस्थाओं में बांटा गया दोस्तों। केंद्रक विभाजन कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है, सबसे कम समय में होने वाला विभाजन है ये, और इसको यह लगभग 1 घंटे में पूर्ण हो जाता है। केंद्रक विभाजन का जो समय है वो है 1 घंटा। कोशिका चक्र की सबसे छोटी अवस्था है, सबसे लंबी अवस्था कौन सी? विरामावस्था। अब ये जो केंद्रक विभाजन है, इसको पुनः 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। प्रोफेज, दूसरी अवस्था है मेटाफेज, तीसरी अवस्था है एनाफेज, और चौथी और अंतिम है टीलोफेज। तो समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों कि किस प्रकार से केंद्रक का विभाजन होता है। तो पहली अवस्था जो सबसे पहली है, प्रोफेज अवस्था। प्रोफेज अवस्था में केंद्रक में जो क्रोमेटिन होते हैं, सबसे पहले तो ये जो केंद्र के चारों ओर झिल्ली होती है, ये इसमें क्रोमेटिन का जाल। प्रोफेज के अंदर ये झिल्ली विलुप्त हो जाती है। जो प्रोफेज अवस्था है, पहली जो केंद्र विभाजन की पहली प्रथम अवस्था प्रोफेज अवस्था, उसके अंदर केंद्र के चारों ओर से केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती है, और ये जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र ये क्रोमेटिन है, ये सिकुड़कर क्रोमोसोम में बदल जाते हैं, गुणसूत्रों में बदल जाते हैं। और दोस्तों ये जो इसके अलावा यहाँ पे सेंट्रोसोम होता है, यानी तारकाय होता है। तारकाय विभाजित होकर विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। तो पहली अवस्था प्रोफेज में क्या क्या काम हुआ? सबसे पहले केंद्रक झिल्ली का विलोपन। केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती है। ये जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन किसमें बदल जाते हैं? क्रोमोसोम में। क्रोमेटिन स्पष्ट गुणसूत्रों में बदल जाते हैं। सेंट्रोसोम विभाजित होकर विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। तो ये सब काम होता है प्रोफेज अवस्था में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका। अब इसके बाद केंद्रक विभाजन की जो दूसरी अवस्था है, मेटाफेज। मेटाफेज अवस्था या मध्य अवस्था, इसमें दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ये कोई कोशिका है, अब तारक तंतु विपरीत ध्रुवों पर चले गए, जो सेंट्रोसोम था वो विभाजित होकर सेंट्रियोल में बदल गए, दोनों विपरीत ध्रुवों पर चले गए। अब ये जो अवस्था है, इसमें गुणसूत्र मध्य पटलिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं।
गुणसूत्र इस प्रकार से मध्य पटलिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं और तारक केंद्र जो होता है सेंट्रोसोम से तारक तंतु निकलने लगते हैं और गुणसूत्र के सेंट्रोमियर, ये जो बीच वाला भाग होता है दोस्तों, इसको जहां से ये गुणसूत्र का जोड़ा जुड़ा रहता है इसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। तारक तंतु सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं और ये काम होता है मेटाफेज में। और दोस्तों इसी अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। तो जो भी वैज्ञानिक है गुणसूत्रों का अध्ययन करते हैं वो इसी अवस्था में करते हैं दोस्तों। इसके बाद तीसरी अवस्था आती है एनाफेज अवस्था। एनाफेज अवस्था में क्या होता है कि ये जो गुणसूत्र है ये गुणसूत्र इन तारक तंतुओं की सहायता से ध्रुवों की ओर या सेंट्रियोल की ओर गति करने लगते हैं। तो इस अवस्था में ये जो गुणसूत्र है ये इधर और दोस्तों इन गुणसूत्रों का आकार एल या वी के जैसा दिखाई देता है। प्रश्न बनता है कि अगर किस अवस्था में गुणसूत्रों का आकार वी के जैसा दिखाई देता है या एल जैसा दिखाई देता है, तो जब ये तारक तंतु इनको खींचते हैं तो इनका आकार हमें एल के जैसा दिखाई देता है। किस अवस्था में? एनाफेज अवस्था में। अब एनाफेज अवस्था में दोस्तों ये जो गुणसूत्र है ये ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। ध्रुवों पर पहुंचने के बाद चौथी जो और अंतिम अवस्था होती है टीलोफेज, केंद्रक विभाजन की अंतिम अवस्था टीलोफेज। यह प्रोफेज अवस्था की बिल्कुल विपरीत अवस्था होती है। इसे हम रिवर्स प्रोफेज के नाम से भी जानते हैं। प्रोफेज में क्या क्या हुआ था दोस्तों? केंद्रक झिल्ली का विलोपन हुआ था। गुणसूत्रों ये जो क्रोमोसोम है, जो क्रोमेटिन है क्रोमोसोम में बदल गए थे। तो इसमें क्या होता है, गुणसूत्र ध्रुवों पे पहुंचने के बाद केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण होने लगता है। ये जो टीलोफेज अवस्था है इसमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है और कोशिका में दो स्पष्ट केंद्रक बन जाते हैं और साथ ही केंद्रिका भी इसी अवस्था में दिखाई देने लगती है। तो ये केंद्रक विभाजन की चार अवस्थाएं, प्रोफेज अवस्था, मेटाफेज अवस्था, एनाफेज और टीलोफेज अवस्था। इसके बाद आता है कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रक का विभाजन हो गया और केंद्रक विभाजन के बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन। तो जीवों में, प्राणियों में कोशिका विभाजन दो प्रकार से होता है दोस्तों, दो विधियों से होता है। इसकी दो विधियां हैं, मध्य पटलिका विधि और विदलन विधि। जीव द्रव्य विभाजन, जीव द्रव्य विभाजन दो विधियां। पहली विधि है विदलन, जो कि जंतु कोशिकाओं में होता है, और मध्य पटलिका ये पादप कोशिकाओं में। देखते हैं सबसे पहले विदलन विधि। तो जब केंद्रक का विभाजन हो जाता है और दो केंद्रक बन जाते हैं कोशिका में, तो दोस्तों कोशिका द्रव्य में इस प्रकार से खांच का निर्माण होता है। इस प्रकार से खांच का निर्माण होता है और ये खांच इस प्रकार से वृद्धि करती हुई आगे बढ़ती है और एक कोशिका दो कोशिकाओं में बदल जाती है। ये विधि तो है विदलन विधि। इसके बाद बात करते हैं मध्य पटलिका विधि। ये कोई पादप कोशिका
पादप कोशिकाओं में 2 केंद्र के निर्माण के बाद इस प्रकार से बीच में कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की एक परत बनती है और इस परत के चारों ओर लिग्निन और सेल्यूलोज की भित्ति का जमाव होता है, जिससे ये कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो मध्यपटलिका विधि से पादप कोशिकाओं में और विदलन विधि से जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन संपन्न होता है। तो दोस्तों ये है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में एकमात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है और दोनों पुत्री कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है मात्र कोशिका के समान ही रहती है। यदि मात्र कोशिकाओं में 2 गुणसूत्र है तो बनने वाले दोनों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या भी 2 ही होगी। दोस्तों आप अपना प्यार इसी प्रकार से गोपन क्लासेस पे बनाए रखिए और आपका अगर कोई सुझाव है या कोई समस्या है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे आपकी सहायता करने का। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को आगे से आगे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उन्हें बताइए, उन्हें सजेस्ट कीजिए कि आप इस वीडियो को देखें ताकि उनकी भी सहायता हो सके, उनकी भी हेल्प हो सके दोस्तों, और हमारा भी मनोबल बढ़े। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। धन्यवाद।